हेलो एवरीवन। देखिए आज हमारा जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू लेखपाल का पेपर होने वाला उसमें हम लोग कंप्यूटर का लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें स्पेशली क्या है कि हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी जितने भी पेपर कंडक्ट कराते हैं उन्होंने कंप्यूटर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में, उसको हम लोग सब कवर कर रहे हैं। ये हमारा जो है तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। ये मान के चलिए कि जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है और यूपी स्पेशल का, ये सीधे सीधे आपको पीवाईक्यू के थ्रू और प्लस जो हम लोग एक्सप्लेनेशन इसमें देख रहे हैं डिटेल में, इससे आपका पूरा पूरा कवर हो जाएगा। और कंप्यूटर एक बड़ा भी सेक्शन है क्योंकि इसमें कंप्यूटर के साथ आपको जो साइंस टेक और इन सब वाला पोर्शन दिया है उसमें भी आपको नए नए जो सॉफ्टवेयर हैं या फिर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कंप्यूटर, इन सब से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा सेक्शन है। तो हम लोगों ने पिछले जो 2 लेक्चर आए हैं उसमें हम लोगों ने ये 33 तक क्वेश्चन देख लिया। आज हम लोग को 34 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर दोनों देखिएगा, किसी भी टाइम में चाहे स्पीड बढ़ा के जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, बट कवर ज़रूर करिएगा। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित एक मिनट कह रहे निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल संधियाँ मतलब नेटवर्क नोड्स व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती है, तो इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब देख लेते हैं स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में क्या होता है कि स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में हब, स्विच और राउटर एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं, तो ये किस में होते हैं, तो सिंक्रोनस मॉडेम। ठीक है, तो सिंक्रोनस मॉडेम डेटा के साथ क्लॉक सिग्नल भेजे जाते हैं। डेटा से क्लॉक सिग्नल को पुनर्प्राप्ति करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सर्किटरी के कारण जैसे इसमें देखिए कह रहे हैं कि जो एसिंक्रोनस मॉडेम की तुलना में अधिक महंगा होता है। मतलब क्या होता है कि इसमें जो मतलब सिंक्रोनस डाटा मॉडेम में क्लॉक सिग्नल भेजते हैं। अब क्लॉक सिग्नल को पुनर्प्राप्ति करने के लिए अतिरिक्त सर्किट के कारण जो एसिंक्रोनस मॉडेम की तुलना में यह जो है थोड़ा महंगा पड़ता है, ये बात है। ठीक है, अब जैसे अब हो सकता है आपको पूछ दे कि एक्स मॉडेम या वाई मॉडेम और जेड मॉडेम क्या है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखिएगा एक्स मॉडेम, वाई मॉडेम और जेड मॉडेम क्या है, सिंक्रोनस प्रोटोकॉल के उदाहरण है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। या ऐसे भी पूछ सकते हैं सिंक्रोनस प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से कौन है, 3 ये दे देगा और पूछ लेगा सिंक्रोनस मॉडल कौन सा नहीं है, तो एक अतिरिक्त दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब इथरनेट। इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीक है, जिसकी अभिकल्पना 1973 में बॉब रॉबर्ट मेडकॉफ ने की थी। ठीक है, तो एक प्रकार से समझ लिया वाईफाई वाली तकनीक है। ठीक है, तो एक प्रकार से वाईफाई वाली तकनीक है। अब देखिए 37 में क्या कह रहा है। देखिए आप लोग जीमेल चलाते हो, लेकिन आपको शायद बहुत कम लोग को याद होगा कि जीमेल में कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। तो जीमेल जो है 15 GB फ्री स्टोरेज प्रदान करता है। अब देखेंगे कंप्यूटर में यूपी ट्रिपल एस में बहुत सारे जो हम लोग को दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उसी के बारे में पूछा गया है। तो जीमेल में हमें 15 GB डाटा फ्री मिलता है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो इसमें गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल फोटो आपस में ये पूरा साझा, मतलब तीनों का जो स्टोरेज होता है वो टोटल हम लोग 15 GB रख सकते हैं ये। ठीक है, संक्षिप्त नाम URL का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बी और इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है, उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इसको बोलते हैं VPN बोलते हैं, मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब देखिए VPN से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और अभी आगे डिस्कस करेंगे कितना कितना कहाँ कहाँ क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह आपने देखा हो ना कि कोई ऐप जैसे इंडिया में बहुत बार बैन कर दी जाती है। ठीक है,
जैसे टिकटॉक इंडिया में बैन है, तो बहुत लोग अपना वीपीएन से उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें वीपीएन में क्या होता है कि वीपीएन एक सार्वजनिक नेटवर्क में पब्लिक नेटवर्क से एक निजी नेटवर्क बनाकर ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करता है, अर्थात यूजर को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। जैसे वह वीपीएन में आप चाहे तो, जैसे इंडिया में बैन है तो उसमें लोकेशन आप कहीं की भी डाल के देख सकते हैं चीज़ों को, बस ये होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे जहाँ ऐप बैन है आप देख सकते हैं। 40 क्या है कि निम्नलिखित में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, पेपर में जैसे आपको नहीं दिखे सर्कल मार दीजिए तुरंत। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता, तो इसका हो जाए संकेतन क्षीणन। क्या मतलब इसका हो जाएगा कि वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में संकेत क्षीणन सम्मिलित नहीं है, शेष इसमें जो है प्रभावित करता है। और देखिए हम लोग ईमेल करते हैं, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को देश की बाहरी वेबसाइटों तक पहुंच ठीक है, नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम बनाता है? तो जो कोई भी हम लोग कोई इसमें अब देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ईजी होता है, डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको हम लोग जैसे कोई चीज़ नेविगेट करें, सर्च करना, उसको क्या कहेंगे? ब्राउज़र। एक प्रकार से हमारा जो गूगल भी है वो भी सर्च ब्राउज़र के टाइप में है, www जो होता है वो भी एक ब्राउज़र ही है। तो इसमें ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www पर उपलब्ध जानकारी की खोज करने, पुनः प्राप्त करने और नेविगेट करने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र अब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मतलब OIS मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। जब कोई उपयोगकर्ता किसी विशेष वेबसाइट से वेब पेज का अनुरोध करता है तो वेब ब्राउज़र प्राप्त करना और उपयोगकर्ताओं को पेज पर प्रदर्शित करना। पहला लोकप्रिय वेब ब्राउज़र क्या था? उसका नाम था, जो पहला फेमस था उसको मोज़ेक कहते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। मॉडेम की गति की गणना निम्नलिखित में से किस दर से की जाती है? मॉडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? तो मॉडेम की गणना किस में की जाती है? तो कहते हैं BPS। अब देखिए मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल जानकारी को इनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए करने के लिए एनालॉग कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेट या डीमॉड्यूलेट करता है। मॉडेम की गति बिट्स प्रति सेकंड BPS का होता है, बिट्स प्रति सेकंड में मापी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत देखा था, बहुत बार, ये भी इंपॉर्टेंट है मोस्ट, क्योंकि बहुत बार पूछा गया UPSSC में। तो वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार कौन से थे? तो टिम बर्नर ली ने की थी। ठीक है, अब देखिए मैच द फॉलोइंग में हम लोगों ने क्या करना होता है कि सीधे देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो IMAP मतलब क्या होता है? उपयोगकर्ताओं को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है। इसको बोलते हैं IMAP। ठीक है, अब वेब सर्वर क्या होता है? वेबसाइटों एवं अन्य वेब सेवाओं को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं वेब सर्वर। केबल मॉडेम क्या होता है? एक हार्डवेयर उपकरण जो इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। अब मॉडेम आपने सुना ना, मॉडेम यूज़ करते थे, अभी कम हो गया, लेकिन मॉडेम हम लोग नेट के लिए यूज़ करते थे, तो वही है। खोज इंजन, वही मतलब सर्च ब्राउज़र जो लोग अभी ऊपर क्वेश्चन इससे भी आया था। तो खोज इंजन क्या बोलते हैं? तो सॉफ्टवेयर या सेवा जो वेब पेज ढूंढने और पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क स्पेस नेटवर्क का एक उदाहरण है क्या? ठीक है, तो इसमें क्या होता है? LAN मतलब इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक प्रकार से समझ लिया ऐसे लगा दिया जाता है वाईफाई की तरह, और वो लोकल में आपको इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। तो उसी को बोलते हैं LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। यह कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में, जैसे घर, कॉलेज, कैंपस, बिल्डिंग के अंदर डिवाइसेज मतलब कंप्यूटर, प्रिंट आदि को आपस में जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से कंपेटिबल टीवी या मॉनिटर पर सिमलेस स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाता है? तो इसको बोलते हैं D मतलब मीराकास्ट। अब क्या देख लेते हैं मीराकास्ट क्या है? कि मीराकास्ट एक वायरलेस डिस्प्ले तकनीक है जो मोबाइल डिवाइसों में टीवी या मॉनिटर पर स्क्रीन शेयरिंग को सक्षम बनाती है। मीराकास्ट मतलब 1080 HD वीडियो और 1.5
सराउंड साउंड का समर्थन करता है जो उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन शेयरिंग को संभव बनाता है। ठीक है, TCP या IP मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पे हमेशा से मार्क कर लिया गया जिससे पता रहे कि आपको बताना क्या है। तो इसमें गलत है डेटा लिंक लेयर OIS मॉडल की पहली लेयर है। तो ध्यान रखिएगा ये पहली लेयर नहीं होती है बल्कि ये क्या होती है, सेकेंड लेयर। ठीक है, हम लोगों ने पहला दूसरे लेक्चर में वो दिया था, जैसे वो पूछ ले कि नॉर्थ ईस्ट है, पूर्व पश्चिम या फिर पहली दूसरी, तो यहाँ पे UPSSC क्वेश्चन थोड़ा सा गलत करता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वही लिखा, पहली लेयर नहीं है बल्कि ये दूसरी लेयर है। अब नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं, इसमें भी सीधे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो HTML इसका जो होता है कि वेब पेजों पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। क्या कौन? HTML। CSS क्या है कि वेब पेजों को स्टाइल करता है। जावा स्क्रिप्ट क्या होती है? वेब पेजों में इंटरैक्टिविटी जोड़ता है। डेटाबेस प्रबंधित करता है कौन? SQL। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा TDMA तथा CDMA के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है कि कैसे विविध उपयोगकर्ताओं को एक आवृत्ति स्पेक्ट्रम साझा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो TDMA प्रत्येक उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग समय स्लॉट उपयोग करता है, जबकि जो CDMA होता है प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए द्वितीय कोड का उपयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ उसी के बारे में TDMA क्या होता है और यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ फिर से भी एक बार। TDMA जो होता है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस। ठीक है, तो ये तकनीक समय विभाजन पर आधारित होती है जहाँ प्रत्येक उपयोगकर्ताओं को संचार के लिए विशिष्ट समय स्लॉट प्रदान किया जाता है, जबकि CDMA क्या होता है? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस। ठीक है, तो टाइम यहाँ होता है, यहाँ पे कोड होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। इनमें सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम साझा करते हैं, लेकिन प्रत्येक उपयोगकर्ताओं को संचार के लिए एक अद्वितीय कोड असाइन किया जाता है जिससे संकेतों को अलग किया जाता है। अगले कह रहे हैं कि HTTP मतलब HTTP और HTTPS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो HTTPS क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को एनक्रिप्ट करता है। कौन? HTTPS। ठीक है, HTTPS क्या करता है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को एनक्रिप्ट करता है, और जो है HTTPS या SSL या TLS प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 1 और 3, तो 1 और 3 को इसमें है, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, 1 और 3। 52 में भी आपको वही मैच द फॉलोइंग वाला है, तो उसमें सीधे देखते हैं आंसर क्या होता है इसका। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि ARPANET क्या होता है? तो इंटरनेट का एक प्रिकर्सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इससे डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन भी आया था कि ARPANET जो क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिए इंटरनेट का प्रिकर्सन 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ठीक है, ईथरनेट क्या है कि 1973 में जेरॉक्स और PARC में ईथरनेट प्रोटोकॉल विकसित किया गया था। रे टॉमलिंसन क्या है? रे टॉमलिंसन क्या है कि 1971 में ईमेल के लिए मानव यूज़र नेम होस्ट नेम प्रारूप विकसित किया गया था। इसके होते हैं रे टॉमलिंसन। टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में क्या किया था? www का आविष्कार की उदाहरण विकसित की थी। ठीक है, इन्होंने आविष्कार किया था इसका। X.25 क्या है कि फ़ोन लाइनों का उपयोग करके एक पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल जिसका उपयोग शुरुआती नेटवर्क में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित मतलब जोड़ना करने की अनुमति देता है? तो क्या जोड़ने की? तो मॉडेम। ठीक है, तो मॉडेम से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो मॉडेम जो होता है एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में और एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित मतलब ये दोनों में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, कि एनालॉग जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में
परिवर्तित करता है। यह आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, जिससे वैश्विक संचार संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको अपने पीसी में ISP तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है उसको बोलते हैं वाईफाई। ठीक है, वाईफाई सीधे से कनेक्ट करता है, आपको कोई तार ये सब की ज़रूरत होती नहीं। अब देखिए निचले वाले में मैच द फॉलोइंग, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सिप्लेक्स चैनल क्या होता है? केवल एक दिशा में सिग्नल भेजता है, इसको बोलते हैं सिप्लेक्स चैनल। हाफ डुप्लेक्स चैनल बोलते हैं वॉकी टॉकी, जो हाफ डुप्लेक्स है इसको बोलते हैं वॉकी टॉकी, आपने देखा होगा उसको बोलते हैं। अब फुल डुप्लेक्स चैनल मतलब दोनों दिशाओं में एक साथ सिग्नल भेजते हैं, उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। पॉइंट टू पॉइंट चैनल, दो उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन, जैसे फाइबर ऑप्टिकल। ठीक है, आप ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन भी देखा था। कल क्या बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर से पूछे गए, तो उसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अब इसको बोलते हैं कि मल्टी पॉइंट चैनल। अब देखिए बहुत बार आप लोग ना पांचों ऑप्शन पढ़ेंगे तभी मिल जाए। जैसे मल्टी पॉइंट चैनल क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि मल्टी मतलब कई उपकरणों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला वायरलेस नेटवर्क में एक समान, मतलब कई उपकरणों मल्टी होगा, तो यहाँ से भी आप लोग इसको लिंक करके आंसर सही निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज़ है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है? इसको बोलते हैं पैकेट। ठीक है, तो पैकेट के माध्यम से इंटरनेट जाता है, उसमें हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था। तो पैकेट एक भौतिक रूप से मौजूद डेटा की इकाई है, ठीक है, जो ईथरनेट या किसी अन्य नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट होती है तथा यह डेटा को एक छोटे टुकड़े जैसे नेटवर्क पर भेजा जाता है और प्राप्त किया जा सकता है। अब DNS स्टैंड फॉर, मतलब DNS का मतलब क्या होता है? इसका हो जाता है कि डोमेन नेम सिस्टम, इसको बोलते हैं DNS, मतलब डोमेन नेम सिस्टम। जैसे नहीं होता है, आप इसका देख लेते हैं, जब आप किसी भी वेबसाइट को URL ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो DNS ना डोमेन नेम सिस्टम उस डोमेन को उसके संबंधित IP एड्रेस में बदलता है ताकि आपकी डिवाइस वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट हो सके। कह रहे हैं कि नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है? तो वास्तविक समय मतलब चैट जो बोलते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए OSI मॉडल लेयर का सही क्रम मतलब क्या होगा? ठीक है, तो सही क्रम यहाँ से ना देख के हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है कि देखिए सही क्रम होता है, इसका हो जाता है पहला फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंकिंग लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होता है सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर होती हैं। ठीक है, इसका यही सीक्वेंस होता है। अब मैच द फॉलोइंग वाले हम देख लेते हैं कि संदेश क्या होता है। संचार को प्रभावित करने वाले संदेशों को अलग अलग आकार, इसको बोलते हैं संदेश। चैनल उपयोग क्या होता है? कई संदेशों के लिए संचार चैनलों को कुशल उपयोग जो होता है उसको बोलते हैं चैनल उपयोग। पैकेट, अभी ऊपर हम लोगों ने पैकेट से सीधे क्वेश्चन भी आता है वो देखा ना, आसान ट्रांसमिशन के लिए बड़े संदेशों को तोड़ने वाली छोटी इकाई को बोलते हैं पैकेट। प्रोटोकॉल क्या होता है? नियम जो अनुप्रयोग के बीच संदेशों के अर्थ को परिभाषित करता है। पते जैसी जानकारी वाला, ठीक है, पते। संदेश की लंबाई क्या होती है? मतलब पते जैसी जानकारी वाला डेटा उसको बोलते हैं संदेश की लंबाई। अब देखिए यहाँ से भी वही पूछा गया www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को किस वर्ष सर्वप्रथम प्रचलित किया गया था? तो हम लोगों ने देखा था ना कि इसको 1991 में किसने, टिम बर्नर-ली ने इसको खोजा था 1989 में, और इसका जो उपयोग आम जनता के लिए 1991 में स्टार्ट हो गया था। अब देखते हैं, कह रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क पर सबनेट मास्क का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ होता है या क्या कार्य, कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का क्या कार्य है? तो क्या कार्य होता है इसका? एक IP एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करना, इसको जो है सबनेट मास्क का यही कार्य है कि विभाजित करना। एक IP एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट में विभाजित करता है। ठीक है, अब सबनेट मास्क एक 32 बिट संख्या होती है जिसका उपयोग किसी IP एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट में विभाजित करने के लिए किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष IP एड्रेस किस नेटवर्क से संबंधित है और उस नेटवर्क के भीतर कौन सा होस्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो फायरवॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है इसमें।
ठीक है। फायरवॉल क्या होता है कि एक प्रकार से समझ लीजिए कि नहीं होता कि एक प्रकार से जैसे हम लोग नहीं होते कि वो एंटी वायरस हम लोग अपडेट करते हैं या कुछ ऐसे जो अपने उपकरण को सुरक्षित रख सके, उसी को बोलते हैं फायरवॉल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब 2 और 4। फायरवॉल अनऑथराइज एक्सेस मतलब अनधिकृत पहुंच को ब्लॉक करता है। ठीक है, और चौथा फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका सी। ठीक है, देख लेते हैं क्या हुआ आंसर, वही है, सी है। ठीक है, 2 और 4 सत्य है। डीएनएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डीएनएस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नेमों में परिवर्तित करता है। इसको पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए क्वेश्चन रिपीट है सेम। अब देखिए यहाँ भी मैच द फॉलोइंग वो मिलाने वाला है, तो देख लेते हैं। राउटर क्या है? राउटर होता है नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देश करता है या निर्देशित करता है, इसको बोलते हैं राउटर। स्विच क्या होता है? उपकरणों को कनेक्ट करता है। मॉडेम देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है, इसको बोलते हैं मॉडेम। एक्सेस पॉइंट क्या होता है? वाईफाई कवरेज बढ़ाता है। कई बार जो हम लोग देखिए कोई चीज़ सर्च करते हैं इन सब पे नहीं तो ऐसे 404 करके आ जाता है और वेबसाइट नहीं खुलती, तो इसका क्या मतलब होता है? तो वही पूछा गया, इसका क्या दर्शाता है 404 जो होता है। ठीक है, तो ये दर्शाता है आपका कि सर्वर पर अनुरोधित संसाधन नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सी। अगर आप लोग थोड़ा सा ऐसी कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बारे में बहुत कुछ करना नहीं है, क्योंकि लोग डेली देखते हैं कोई साइट नहीं खुले तो उस पर से 404 कुछ लिख कैसे आ जाता है। देखिए जहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो एक काम जरूर करना है कि आपको बस चारों ऑप्शन पढ़ना है ध्यान से। आपको सीधे सीधे यूपी ट्रिपल एस में ये खासियत होगी, आप लोग क्वेश्चन में ध्यान रखिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, आपको आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है कि IPv4 नेटवर्क और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मतलब NAT। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि IPv4 नेटवर्क में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन NAT का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो प्राथमिक कारण इसका सी, मतलब कई उपकरणों को सार्वजनिक IP साझा करने की अनुमति देकर सार्वजनिक IP एड्रेस को संरक्षित करना। IPv4 सार्वजनिक IP एड्रेस की संख्या सीमित करता है। NAT एक ऐसी तकनीक है जो कई प्राइवेट IP एड्रेस को एक ही सार्वजनिक IP एड्रेस जैसे इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होने की अनुमति देता है, और यह सार्वजनिक IP एड्रेस की कमी को दूर करने में मदद करता है और नेटवर्क को सुरक्षा भी सहायता करता है, सुरक्षा में भी। अब फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किए जाने वाला कौन सा एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं को समाचार फीड में पोस्ट को रैंक करने, बंधुत्व, वजन और समय के क्षय को फिर से देख लेते हैं इसको, एक मिनट रुकिए। ठीक है, कह रहे हैं फेसबुक द्वारा ऐतिहासिक रूप से उपयोग किए जाने वाला कौन सा एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं के समाचार फीड में पोस्ट को रैंक करने के लिए, बंधुत्व, वजन और समय के क्षय को कारक बनाता है। ठीक है, तो लिखा ही ऐसा है कि इसका कारण होना चाहिए, कारक बनाता है, ये कह रहे हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब एज रैंक। एज रैंक क्या होता है? ठीक है, एज रैंक आप जैसे देख सकते हैं ना कि एज रैंक फेसबुक का एक प्रारंभिक एल्गोरिदम या जिसका उपयोग यह तय करने के लिए किया जाता था कि कौन सी पोस्ट उपयोगकर्ता को न्यूज़ फीड में दिखाई जाए। ठीक है, बाद में फेसबुक ने इस एल्गोरिदम को और अधिक उन्नत एल्गोरिदम जैसे मशीन लर्निंग आदि में बदल दिया, लेकिन ऐतिहासिक रूप से एज रैंक का ही मूल एल्गोरिदम है। तो एज रैंक एक प्रकार से अभी नहीं होता, आपने देखा होगा किसी एक हर जगह, हालांकि अब ये हो गया है कि आपने यूट्यूब पे या फिर फेसबुक या कहीं पे भी एक चीज़ लाइक कर दी, उसी से रिलेटेड या एक वीडियो देख ली तो उससे रिलेटेड दिखाने लगता है। तो वही वाली बात पहले यहाँ पे एज रैंक के रूप में फेसबुक में था, तो वही वाली बात की जा रही है। अब देखिए कहना जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल यह मानता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से करेंगे, कह रहे हैं कि कोई भी नेटवर्क जो है स्वाभाविक रूप से सुरक्षामंद है ही नहीं। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई भी ऐसा पूरे यहाँ तो ऐसे बात नहीं करें ना इंडिया में या फिर यहाँ पे,
तो मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई भी वर्ल्ड में ऐसा नेटवर्क ही नहीं जो भरोसेमंद नहीं हो। इनके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं है जिसमें हम लोग भरोसा कर सकें। कोई ना कुछ तो सिक्योर होगा या कहीं पे हो सकता है ना। तो पहला इस हिसाब से बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको इसलिए सीधे काट देते हैं। ठीक है, अब पहला काटते ही हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे अब जैसे जल्दबाजी में नहीं पढ़ना आपको। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने कल, इसलिए इसको मैंने ऐसे कहा कि आपको थोड़ा सा अलर्ट करना है कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट को काम काटना है। बट यहाँ पे इसके पहले जीरो सुरक्षा मॉडल। ठीक है, अब जीरो सुरक्षा मॉडल क्या होता है कि इसका नाम ही जीरो सुरक्षा मॉडल है, यह मानता है। तो जीरो सुरक्षा मॉडल का ये मानना ही है कि कोई भी नेटवर्क जो भरोसेमंद नहीं है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जीरो सुरक्षा मॉडल यह मानता है। ठीक है, अगर सीधे यहाँ से क्वेश्चन होता है कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं, तब गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कहना है जीरो सुरक्षा मॉडल के अनुसार, तब हिसाब से ये सही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूट ये ध्यान रखना है। अब सही है गलत है व्याख्या कर रहे नहीं, यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि या कहता है। ऐसे करेंगे तो सीधे का स्टेटमेंट मैच हो रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, तो दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भरोसेमंद नहीं है क्योंकि जीरो ट्रस्ट के लिए सभी उपयोगकर्ताओं और डिवाइसों को निरंतर सत्यापन की आवश्यकता होती है, चाहे वे कहीं भी हों। ठीक है, या इसलिए जरूरी होता है, ऐसे लगा करेंगे तो इसका हो जाएगा आंसर ए। मतलब अभिकथन ए और कारक ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे भी ए दिया है। यहाँ भी देखिए सीधे दूसरा भी 70 वाला भी वही स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि क्या गलत है। तो अभिकथन एक है, एक वीपीएन। अब वीपीएन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा था ना, वीपीएन क्या होता है। जो नेटवर्क आप कोई भी वेबसाइट इन सब पे बैन है तो वीपीएन से यूज़ कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक वीपीएन सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। ठीक है, कि वीपीएन सभी बाहरी पर्यवेक्षकों या उपयोगकर्ताओं को डेटा से पूरी तरह अज्ञात कर देता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं सभी बाहरी उपयोगकर्ताओं का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगला स्टेटमेंट पता चल जाएगा। सभी बाहरी से कह रहे हैं कि सभी, ऐसा तो कोई चीज़ नहीं होगा ना। हो सकता है कि आपको उस कंट्री में पता ना चले, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि, क्योंकि वीपीएन तो आपका डेटा रख ही रहा है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सभी पूरा बैन कर दे या अज्ञात हो जाए, किसी को ना पता हो। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए अभिकथन इन सब में क्या खासियत होगी, अगर पहला ए या दूसरा कोई गलत निकल गया तो सीधे आपका आंसर आ जाता है। तो टाइम सेव करना, इसका ए हो जाएगा। अभिकथन एक गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, वीपीएन उपयोगकर्ता वीपीएन सर्वर के बीच डेटा इंक्रिप्टेड करते हैं। हालांकि वीपीएन प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता गतिविधियों की निगरानी कर सकता है। ठीक है, तो भाई जो सॉफ्टवेयर है, जो ये वीपीएन है, जो सॉफ्टवेयर इन सब पे वो चाहे तो आपकी डेटा तो क्योंकि उसी के थ्रू आपको ट्रांसमिशन हो रहा है, तो आप वो डेटा आपको दे सकता है। तो हिसाब से आपका आंसर ए है, मतलब पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वही कह रहे हैं कि वीपीएन सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटाओं को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। यह कथन गलत है क्योंकि वीपीएन उपयोगकर्ता की गतिविधियों को केवल एन्क्रिप्टेड करता है, लेकिन वह पूरी तरह से अज्ञात नहीं बनाता है। वीपीएन प्रदाता उपयोगकर्ता की गतिविधियों को देख सकता है और कुछ समय में बाहरी एजेंसियों से सरकारें वीपीएन प्रदाता से डेटा प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए कथन एक गलत है और आर सही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 70 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे से देखेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें माइन्यूट है, आप लोग थोड़ा सा अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको एक यूपी ट्रिपल एससी का नेचर पता चलेगा। आप जैसे बोला कि वो माइन्यूट सा पूछ रहा है कि चीज़ें कि कहाँ पे अब बहुत ही बड़े स्टेटमेंट है तो कैसे इजी आंसर आ सकते हैं, या मैच द फॉलोइंग में कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या रिपीटिशन हो रहे। तो जैसे मॉडर्म हो गया, आपने आज देखा होगा। ठीक है, WWW से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये फोकस एरिया, और फिर यहीं से फिर क्वेश्चन बनेंगे इस साल लेखपाल में भी। तो हम लोग ऐसे देखते चलेंगे और मान के चलिए कि 100% आपको यहाँ से कंप्यूटर्स पूरा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे से 70 नंबर से क्वेश्चन से। ठीक है, 71 नंबर से 70 लोगों ने कर लिया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को किसी भी टाइम घूमते टहले स्लो लगे तो आप 1.25 या 1.5 करके ज़रूर देख के जाइएगा, आपको पेपर में बहुत फ़ायदा करेगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।